जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट सीरीज के पार्ट 4 में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी। ओबीसी में किसे क्रीमी लेयर माना जाता है और इसे डिटरमाइन करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पोस्ट या सर्विस के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 27% सीट आरक्षित रखा गया है, यानी कि 27% सीट पर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट का ही सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन इसमें से क्रीमी लेयर को बाहर रखा गया है। तो क्या आप जानते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में किसे क्रीमी लेयर माना जाता है, किसे नॉन क्रीमी लेयर माना जाता है और इसे डिटरमाइन करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना भी स्टेटस चेक करें कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और डिटेल में चर्चा करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आते हैं, यानी कि जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होते हैं तो उम, उनके बच्चे को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाता है, उन्हें भी क्रीमी लेयर माना जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी। तो यानी कि इनको क्रीमी लेयर माना जाता है और इनके बच्चे को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी हो तो उनके बच्चे को भी आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाता है, यानी कि इन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की, जिसमें सर्विस कैटेगरी आता है। और सर्विस कैटेगरी में सबसे पहले बात करेंगे क्लास 1 की, यानी कि जो व्यक्ति डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ग्रुप ए या फिर क्लास 1 ऑफिसर हो, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, तो उनको क्रीमी लेयर माना जाता है और उनके बच्चे को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सन एंड डॉटर, यानी कि इनके बच्चे को आरक्षण से के लाभ से वंचित रखा जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, अगर उनके पेरेंट्स, जिनमें माता पिता या फिर दोनों, अगर क्लास 1 ऑफिसर हो तो उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा। अगर दोनों क्लास 1 ऑफिसर हो लेकिन उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है या परमानेंट रूप से डिसेबल हो जाते हैं तो भी उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा और आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाएगा। और सी में देख सकते हैं कि माता या पिता या फिर दोनों क्लास 1 ऑफिसर हो और उसमें से किसी एक की मृत्यु हो गई हो या फिर दोनों की मृत्यु हो गई हो या फिर कोई एक डिसेबल हो गए हो या दोनों डिसेबल हो गए हो परमानेंट बेसिस पर, लेकिन मृत्यु होने से पहले या फिर परमानेंट रूप से डिसेबल होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, जैसे कि यूएन, आईएफएम या वर्ल्ड बैंक में काम किया हो, तो इनके बच्चे को भी क्रीमी लेयर माना जाएगा, इनके सन डॉटर को भी क्रीमी लेयर माना जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि माता या पिता, यानी कि किसी कैंडिडेट के माता या पिता या फिर दोनों क्लास 1 ऑफिसर क्लास 1 ऑफिसर हो और माता या पिता की डेथ हो चुकी हो या दोनों की डेथ हो चुकी हो या दोनों परमानेंट रूप से डिसेबल हो चुके हो, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आइदर और बोथ आर क्लास 1 ऑफिसर एंड सच पेरेंट डाई और सफर परमानेंट इनकैपेसिटीज, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट के माता या पिता क्लास 1 ऑफिसर हो या फिर दोनों क्लास 1 ऑफिसर हो और दोनों की ही मृत्यु हो गई हो या परमानेंट रूप से डिसेबल हो चुके हो, तो उनको क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा और आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और दूसरा एक्सेप्शन है, और लेडी बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी मैरिड टू क्लास 1 ऑफिसर, अगर कोई लेडी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और क्लास 1 ऑफिसर से शादी करते हैं तो जॉब के लिए अप्लाई करते समय उनको क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा, यानी कि आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर्विस कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी 2 में, सर्विस कैटेगरी में बी ग्रुप की। तो ऐसे व्यक्ति जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से
ग्रुप बी या फिर क्लास 2 ऑफिसर हो, सेंट्रल में या स्टेट में हो, तो उनको भी क्रीमी लेयर माना जाएगा और उनके बच्चे को भी आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है, ओबीसी कैटेगरी से कोई कैंडिडेट है, तो उनके पेरेंट्स यानी कि अगर दोनों क्लास 2 ऑफिसर हो तो क्रीमी लेयर माने जाएंगे। अगर ओनली हस्बैंड इज ए क्लास 2 ऑफिसर, हस्बैंड का मतलब समझ लीजिए कि कैंडिडेट के फादर से, यानी कि फादर अगर क्लास 2 ऑफिसर हो और 40 वर्ष एज पूरा करने से पहले क्लास 1 ऑफिसर बन गए हो, यानी कि बाय प्रमोशन बन गए हो, तो उनको भी क्रीमी लेयर माना जाएगा, इनके बच्चे को भी क्रीमी लेयर माना जाएगा। और सी में देख सकते हैं कि अगर दोनों क्लास 1 ऑफिसर हो और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई हो या फिर परमानेंट रूप से डिसेबल हो गए हो, लेकिन लेकिन ये मरने से पहले या परमानेंट रूप से डिसेबल होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हो, जैसे कि यूएन, आईएफएम, वर्ल्ड बैंक में काम किए हो, तो इनके बच्चे को भी क्रीमी लेयर माना जाएगा और आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाएगा। और डी में देख सकते हैं हस्बैंड और वाइफ इज क्लास 1 ऑफिसर डायरेक्ट और प्री 40 प्रोमोटेड। अब यहाँ एक कंडीशन है कि फादर या मदर क्लास 1 ऑफिसर हो, भले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो या प्री 40 प्रोमोटेड हो, यानी कि 40 वर्ष की एज पूरा करने से पहले क्लास 1 ऑफिसर बन गए हो, और उनके स्पाउस, फादर है तो मदर और मदर हो तो फादर, क्लास 2 ऑफिसर हो और ऑफिसर और स्पाउस की डेथ हो जाती है, यानी कि जो क्लास 2 ऑफिसर हो, मदर हो या फादर हो, अगर उनकी डेथ हो जाती है या परमानेंट रूप से डिसेबल हो जाते हैं, तो भी उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा। और इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ देख सकते हैं एक्सेप्शन 1 में है कि जिनके माता पिता यानी कि दोनों क्लास 1 ऑफिसर हो और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई हो या फिर परमानेंट रूप से डिसेबल हो गए हैं, तो उनको क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा। और दूसरा एक्सेप्शन है कि दोनों क्लास 1 ऑफिसर हो एंड बोथ ऑफ डाई और सफर परमानेंट इनकैपेसिटेशन, यानी कि दोनों की मृत्यु हो गई हो या फिर परमानेंट रूप से डिसेबल हो गए हो, तो मरने से पहले या डिसेबल होने से पहले भले ही 5 वर्ष तक किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, आईएफएम या वर्ल्ड बैंक में काम किए हो, तो भी उनको क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा और इनके बच्चे को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी कि उनको नॉन क्रीमी लेयर माना जाएगा। तो दोस्तों आपने ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में देख लिया, क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्लास 1 और 2 का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इक्विवेलेंस स्थापित करने की कोशिश की है। तो अब इसमें बात करते हैं एम्प्लॉइज इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और इसके लिए है कि पीएसयू, बैंक, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज में, जैसा कि आपने सर्विस कैटेगरी में ग्रुप ए और ग्रुप पोस्ट के बारे में देखा है, अगर उसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट होल्ड करता है तो उनके बच्चे को भी क्रीमी लेयर माना जाएगा, भले ही प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी अगर उसके बराबर में हो तो उनको भी माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो उन पर कैटेगरी 6 में जो इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया है वो अप्लाई होगा, यानी कि अगर सर्विस कैटेगरी में अभी तक पोस्ट का इक्विवेलेंस अगर स्थापित नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन पर इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया लागू होगा, जो आगे कैटेगरी 6 में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर उनके बराबरी के पोस्ट पर है तो उन पर वही क्राइटेरिया लागू होगा जो कि आपने कैटेगरी 2 में यानी कि सर्विस कैटेगरी में आपने ग्रुप ए और ग्रुप बी में देखा है। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज की, कैटेगरी 3 में आते हैं आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो इसमें क्या स्टेटस है इसके बारे में जान लीजिए। अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स यानी कि माता या पिता या फिर दोनों आर्मी में हो, यानी कि कर्नल के रैंक में हो, माता या पिता या फिर दोनों कर्नल रैंक के हो, भले ही वो आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या पैरामिलिट्री फोर्स में हो, तो उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा, यानी कि जो ऐसे लोग हैं तो इनके बच्चे को क्रीमी लेयर माना जाएगा और आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि अगर वाइफ आर्म्ड फोर्सेज में खुद ऑफिसर हो तो उन पर ये रूल ऑफ एक्सक्लूजन नहीं अप्लाई होगा, यानी कि क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा जब तक वो कर्नल रैंक तक नहीं पहुंच जाते।
यानी कि तब तक उनको क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा। यानी कि वाइफ भी आर्म्ड फोर्सेज में खुद ही ऑफिसर हो लेकिन कर्नल रैंक से नीचे का हो, तो जब तक कर्नल रैंक तक नहीं पहुंच जाता तब तक ओबीसी कैटेगरी तहत आरक्षण का लाभ ले सकता है, क्रीमी लेयर इनको नहीं माना जाएगा। और दूसरा केस देख सकते हैं कि अगर वाइफ जो है आर्म्ड फोर्सेज में सिविल एम्प्लॉयमेंट में हो, यानी कि आर्म्ड फोर्सेज में सिविल एम्प्लॉयमेंट में हो, तो उन पर भी रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई नहीं होगा जब तक वो सर्विस कैटेगरी ए और बी में फॉल नहीं होता है। जैसा कि आपने ग्रुप ए सर्विस कैटेगरी में ए और बी यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर देखा है, अगर उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तब तक उन पर यानी कि रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई नहीं होगा, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू नहीं होगा, भले ही आर्मी में सिविल एम्प्लॉयमेंट में हो। तो दोस्तों आपने देख लिया कि आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी 4 की, जिसमें प्रोफेशनल क्लास एंड दोज इंगेज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री आते हैं। प्रोफेशनल क्लास के लोग आते हैं जो लोग ट्रेड या इंडस्ट्री में आते हैं, तो उनके बारे में बात करता हूं कि उनसे संबंधित कंसेप्ट क्या है क्रीमी लेयर का। तो प्रोफेशनल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, डेंटल सर्जन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट एंड अदर फिल्म प्रोफेशनल, ऑथर, प्ले राइट, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, मीडिया प्रोफेशनल, एनी अदर वोकेशन ऑफ लाइक। आपने देख लिया कि ये प्रोफेशनल कैटेगरी और इसके अलावा पर्सन इंगेज इन ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो ये जो दो कैटेगरी को आपने देखा है, तो इन पर कैटेगरी 6 में जो इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया है वो लागू होगा। इसके बारे में आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि जहां पर हस्बैंड या वाइफ यानी कि कैंडिडेट के जो मदर हैं या फादर हैं, अगर किसी प्रोफेशन में हो और स्पाउज इज इन क्लास 2 और लोअर ग्रेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो स्पाउज है, मदर है तो फादर, फादर है तो मदर, अगर सेकेंड क्लास ऑफिसर हो या उससे लोअर ग्रेड के की कोई नौकरी कर रहे हो गवर्नमेंट में, तो कहता है कि इनकम एंड वेल्थ टेस्ट अप्लाई ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्पाउज इनकम। यानी जो स्पाउज है, जो क्लास 2 ऑफिसर हो, क्लास 2 ग्रेड को हो या उससे नीचे के एम्प्लॉयमेंट में हो, तो उन पर जो उनका जो इनकम है उसके आधार पर उनके बच्चे का क्रीमी लेयर स्टेटस तय होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया। अब बात करते हैं इसमें कैटेगरी यहाँ पर 5th की, और कैटेगरी 5th में आते हैं प्रॉपर्टी ओनर्स, जिसमें 3 तरह के लोग आते हैं: एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, प्लांटेशन एंड वैकेंट लैंड एंड और बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज, अर्बन एग्लोमरेशन आते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें से संबंधित क्या प्रोविजन है। तो एग्रीकल्चरल होल्डिंग से संबंधित प्रोविजन है, तो फादर, मदर एंड माइनर चिल्ड्रन, यानी कि ऐसे फैमिली जिनके पास 85% इरिगेटेड लैंड हो या कम से कम 40% इरिगेटेड लैंड हो और बाकी अनइरिगेटेड लैंड हो, तो जिनके पास इस तरह का एग्रीकल्चरल होल्डिंग है, तो उनके बच्चे को भी क्रीमी लेयर माना जाएगा और आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाएगा। उसी तरह अगर किसी के पास मैंगो या साइट्रस का प्लांटेशन है, तो मैंगो और साइट्रस को भी एग्रीकल्चर होल्डिंग ही माना जाता है, उन पर भी ये जो क्राइटेरिया 1 है, यही क्राइटेरिया अप्लाई होगा। और ये क्राइटेरिया के आधार पर अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको आरक्षण लाभ से वंचित रखा जाएगा, अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी 6 इसमें बी का, प्लांटेशन की बात करते हैं। कॉफी, टी, रबर और वैकेंट लैंड और बिल्डिंग इन अर्बन एरिया, जो अर्बन एग्लोमरेशन, यानी कि जो प्लांटेशन हो या फिर जिनके पास में खाली लैंड या बिल्डिंग हो, किसी शहरी क्षेत्र में बिल्डिंग हो, तो उन पर कैटेगरी 6 का क्राइटेरिया अप्लाई होगा। तो अभी तक कई बार रिपीट हो चुका है कि कैटेगरी 6 में कौन आते हैं, जो इनकम और वेल्थ टेस्ट है वो क्या होता है। तो अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कैटेगरी 6 के बारे में कि उसमें इनकम एंड वेल्थ टेस्ट क्या रखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं इनकम एंड वेल्थ टेस्ट। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कैटेगरी 6 में। तो कैटेगरी 6 में आप देख सकते हैं कि जिनका इनकम, यानी कि जिनका इनकम पिछले 3 वर्ष तक लगातार 8 लाख या उससे ऊपर का हो, तो उनके बच्चे को क्रीमी लेयर माना जाएगा और आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाएगा। और उसी तरह जैसा कि 1st, 2nd, 3rd एंड 5th जो ऊपर सर्विस कैटेगरी आपने देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर देखा है, कैटेगरी 1, 2, 3 या 5th जो कैटेगरी है, तो भले ही हु आर नॉट डिसएंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, उसमें कई सारे आपने देखा है एक्सेप्शन है वहां पर, तो उसके तहत भले ही रिजर्वेशन के लिए इनएलिजिबल ना हो, अयोग्य ना हो,
लेकिन अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरे सोर्सों से जो इनकम है उनका वो 8 लाख या उससे ऊपर का हो तो उन पर भी ये इनकम एंड वेल्थ क्राइटेरिया लागू होगा। अगर 8 लाख से ज़्यादा होता है तो फिर रिजर्वेशन के लिए ओबीसी कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि उनको भी क्रीमी लेयर माना जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बच्चे को क्रीमी लेयर माना जाता है और आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाता है। अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।